सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस बहुत बड़े गैप को डिकोड करने वाले हैं जो नेशनल इकोनॉमी की चमकती हुई हेडलाइंस और एक आम इंसान की रोजमर्रा की फाइनेंशियल रियलिटी के बीच में है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो लगता है कि ये ग्रोथ हर किसी की जेब तक नहीं पहुंच रही है। तो आखिर जो चीजें मैक्रो लेवल पर इतनी शानदार दिखती हैं, वो माइक्रो लेवल पर आकर इतनी चैलेंजिंग क्यों बन जाती हैं? चलिए इसी डेटा को आज ब्रेक डाउन करते हैं। और यही सवाल हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल सेंटर में है कि अगर इकोनॉमी इतनी ही तेजी से बढ़ रही है तो लोग खुद को पहले से ज्यादा गरीब क्यों महसूस कर रहे हैं। जब हम डेटा को थोड़ा डीपली देखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होना ही काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी फास्ट है। इस पूरे पैराडॉक्स को समझने के लिए चलिए सबसे पहले गोल्ड, इंपोर्ट्स और हमारे रुपए के आपस के कनेक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर इतना क्रिटिकल क्यों है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 800 टन। जी हाँ, हर साल हम लगभग इतना सोना इंपोर्ट करते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जब इतना ज्यादा सोना बाहर से खरीदा जाता है ना, तो इसकी पेमेंट के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर्स हमारे देश से बाहर चले जाते हैं। ये हमारी नेशनल इकोनॉमी पर एक बहुत ही हैवी बर्डन डालता है, क्योंकि इससे देश का पैसा लिटरली बाहर ड्रेन हो जाता है। अब जमीनी हकीकत देखिए, उन 800 टन के मैसिव इंपोर्ट के कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर कितने सोने का प्रोडक्शन होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 टन। एकदम शॉकिंग, राइट? हम अपनी गोल्ड डिमांड के लिए प्रैक्टिकली पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट हैं। और बस यही वो रीजन है कि डॉलर की डिमांड लगातार मार्केट में बनी रहती है, जिसका पूरा प्रेशर हमारी लोकल करेंसी पर पड़ता है। अब सोर्स मटेरियल से आई इस प्रिडिक्शन को देखिए। सुनकर थोड़ा डर लगता है कि शायद रुपया डॉलर के मुकाबले 150 तक गिर सकता है, लेकिन लॉजिकल भी है, क्योंकि जब कोई देश सोने से लेकर एनर्जी तक अपनी ज़रूरत की लगभग हर चीज़ लगातार इंपोर्ट कर रहा हो तो करेंसी का वीक होना तो तय है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमी की फाउंडेशनल रियलिटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग का सच। आइए देखते हैं कि वीक करेंसी हमारे एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। नॉर्मल इकोनॉमिक्स की किताबों में तो यही बताया जाता है कि वीक करेंसी हमेशा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करती है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। पिछले 14 सालों का ट्रेंड देखिए, हमारी करेंसी की वैल्यू 60% से ज्यादा गिर चुकी है। उस लॉजिक से तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हमारा एक्सपोर्ट 25% से सिकुड़कर सिर्फ 21% रह गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फंडामेंटल इशू ये है कि हमारी नेटिव मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर टिकी है। मेडिसिन्स बनाने के लिए ज़रूरी 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs और 90% की स्टार्टिंग मटेरियल्स हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के लिए इसेंशियल पोटैश और सल्फर जैसे फर्टिलाइजर्स पूरी तरह से इंपोर्टेड हैं। ऐसे सिनेरियो में करेंसी का गिरना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होने से प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि हम ग्लोबल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते। इस डायनामिक्स को समझने के लिए इस ब्रिलियंट एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं कि कैसे एक कंपीटिंग नेशन ग्लोबली अपनी करेंसी को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। चीन ने केन्या का $5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जो कि डॉलर्स में था, उसे अपने चाइनीज युआन में रीफाइनेंस कर दिया। चीन ने डॉलर का डेट एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे केन्या की एक्सचेंज फीस बच गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? केन्या अब एक्सक्लूसिवली युआन में ट्रेड और डेट सर्विस करता है। अपनी नेटिव करेंसी में ट्रेड फोर्स करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। इसके अलावा जरा डोमेस्टिक पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट पर भी ध्यान देते हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन को ही ले लीजिए। एक फैक्ट्री चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट 11 से 17 रुपए पर यूनिट तक आता है, जो कि रेजिडेंशियल पावर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा है। इस हैवी एनर्जी कॉस्ट की वजह से हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट से प्रैक्टिकली बाहर ही हो जाते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हम सबको सबसे ज़्यादा चुभ रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ऑफिशियल नंबर्स और हमारी सिकुड़ती जेब की रियलिटी आपस में मैच क्यों नहीं करती? महंगाई को मेजर करने का जो हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट मेट्रिक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI, उसके पीछे का सच आपको थोड़ा हैरान कर देगा। सोर्स एनालिसिस से पता चलता है कि आज भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए 2011 के पुराने बास्केट ऑफ आइटम्स का यूज़ हो रहा है, जिसमें 298 आइटम्स हैं। ये पूरा मेट्रिक 1 दशक से भी ज़्यादा पुराना है
और मॉडर्न डिजिटल और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की कॉस्ट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और इस स्लाइड पर जो डेटा है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरे सीपीआई वेटेज का लगभग आधा हिस्सा 46% सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर फोकस्ड है। ये बात मिडिल क्लास की रियलिटी को आर्टिफिशियली स्क्यू कर देती है, क्योंकि आज के टाइम में एक इंसान की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि दूसरी बहुत सारी चीज़ों पर खर्च होता है। ये कोट इस पूरे सिस्टम के पीछे की पॉलिटिक्स को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सच्ची बात तो यह है कि खाने पीने की चीज़ें जैसे प्याज के दाम इलेक्शंस डिसाइड करते हैं, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस या $15 बिलियन का मैसिव डायग्नोस्टिक्स मार्केट जैसे जो स्ट्रक्चरल खर्चे हैं उन्हें इन कैलकुलेशंस में प्रैक्टिकली साइडलाइन कर दिया जाता है। तो कोर पॉइंट ये है कि देश में महंगाई के लिए कोई एक सिंगल इंडिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक परिवार की स्पेंडिंग हैबिट्स कर्नाटक में रहने वाले किसी परिवार से बिल्कुल अलग होंगी। ऐसे में 7 से 17 अलग अलग इकोनॉमिक रियलिटीज वाले स्टेट्स पर सिर्फ एक ही इन्फ्लेशन नंबर थोपना स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ज़्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और इन सारी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा असर दिखता है एक आम नागरिक के सबसे ज़रूरी एसेट पर, यानी रियल एस्टेट। डेटा से निकलकर आने वाली ये शायद सबसे हार्श प्रेडिक्शन है। ज़्यादातर इंडियंस कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाएंगे। ये स्टेटमेंट इस बात का क्लियर इंडिकेटर है कि रियल एस्टेट की कीमतें अब लोकल लोगों की अर्निंग कैपेसिटी से पूरी तरह से डीकपल हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही हैं। चलिए नए मार्केट सप्लाई के इस ब्रेकडाउन पर गौर करते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि डेवलपर्स का पूरा फोकस लग्जरी यूनिट्स पर है। 1.5 करोड़ से ऊपर के लग्जरी घर नए सप्लाई का 50% से भी ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो टोटल नए बिल्ड्स का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन बनकर रह गया है। और ये कंपैरिजन मार्केट के इस बेतुकेपन को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ लोगों के रहने के लिए 1.9 करोड़ घरों की भारी कमी है और वहीं दूसरी तरफ 2.07 करोड़ पूरी तरह से तैयार लग्जरी अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो आखिर इन रियल एस्टेट प्राइसेस को ड्राइव कौन कर रहा है? लोकल सैलरीज तो डेफिनेटली नहीं। ये मेनली ऑपरेट हो रहा है एक्सटर्नल वेल्थ और पार्क्ड कैश के थ्रू। $129 बिलियन का मैसिव एनआरआई रेमिटेंस लग्जरी बुकिंग्स का लगभग 30% अकाउंट करता है। उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन के बाद से कैश इन सर्कुलेशन 17 लाख करोड़ से डबल होकर 34 लाख करोड़ हो गया है। और रियल एस्टेट को रहने की जगह से ज्यादा वेल्थ छुपाने के एक सेफ वॉल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस सब का नतीजा ये है कि वर्किंग मिडिल क्लास पूरी तरह से इस मार्केट से बाहर हो गई है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए, क्या हम वाकई में लोगों के रहने के लिए घर बना रहे हैं या सिर्फ अपनी छिपी हुई वेल्थ को पार्क करने के लिए कंक्रीट की तिजोरियां तैयार कर रहे हैं? क्या कोई ग्रोइंग इकोनॉमी सच में तब तक सस्टेन कर सकती है जब एक घर का बेसिक सपना उन्हीं लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए जो उस इकोनॉमी को दिन रात बना रहे हैं? एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा।